हेलो प्यारे बच्चों। आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है बीजगणितीय व्यंजक। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब भी नया चैप्टर शुरू हो तो आप चैप्टर के शुरुआत में भूमिका में जो दिया है उसे जरूर पढ़ा करिए, ठीक है। उससे क्या होता है, आपकी समझ भी डेवलप होती है कि वो सवाल सॉल्व करना ही बड़ी बात नहीं है, उसको लगा के आंसर ले। समझना भी चाहिए कि हम किस लिए इस चीज़ को लगा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए भूमिका को थोड़ा देख लेते हैं, फिर इसको पढ़ेंगे, ठीक है। भूमिका में लिखा गया है, पिछली इकाई में हमने देखा कि बीजगणित में अज्ञात संख्याओं के स्थान पर अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो अज्ञात थे संख्या, उनके लिए हम लोग अक्षरों का प्रयोग करते थे, ए बी सी डी एक्स वाई ऐसे करके, ठीक है। प्राचीन भारत में गणितज्ञों ने राशियों के लिए प्रतीकों का प्रयोग किए हैं, यानी पहले प्रतीक का भी प्रयोग किया जाता, प्रतीक माने चिन्हों का भी प्रयोग होता था। उनके पास अज्ञात राशियों को प्रदर्शित करने के लिए यावत तावत वर्ण बीज आदि कई शब्द थे, ठीक है। यानी वर्ण भी यूज करते थे, बीज भी यूज करते थे, ऐसे बहुत सारे शब्द थे। ईसा के 300 वर्ष पूर्व, कहने का मतलब यह है, अक्षरों और उनकी घातों का प्रयोग बहुत ही प्रचलित था। यानी अक्षर का प्रयोग होता था, उनकी घात भी प्रयोग होता था, ये बहुत प्रचलित था। महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, महावीर, श्रीधर, भास्कराचार्य इत्यादि ने बीजगणित के अध्ययन में बहुत योगदान दिया है, ठीक है। ये महान कुछ गणितज्ञ हैं भारत के जिन्होंने बीजगणित के अध्ययन में अपना बहुत योगदान दिया है। भास्कर भास्कर की लीलावती नामक रचना में दी गई समस्याएं बीजगणित के अद्भुत उदाहरण हैं। बीजगणित में वर्णों, प्रतीकों तथा संक्रियाओं प्रयोग सहजता से किया जाता है। बीजगणित दैनिक एवं जटिल गणितीय समस्याओं को हल करने में अति उपयोगी होता है। संख्याओं की भांति अक्षर संख्याओं के गुण को उनकी घातांकीय रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। हमने चर एवं अचर संख्याओं का भेद करना भी सीख लिया है। कहने का मतलब यह है कि हम लोगों ने चर संख्याएं और अचर संख्याएं भी पता लगाना जान लिया है कि कौन सी चर है कौन सी अचर है। पिछली एक्सरसाइज में समझे, ठीक है। अब इस इकाई में हम आंकिक संख्याओं और अक्षर संख्याओं का योग, व्यवकलन, गुणा, विभाजन की संक्रियाएं पर बीजीय व्यंजकों को बनाना सीखेंगे। योग का मतलब जानते हैं आप लोग, जोड़। व्यवकलन का मतलब होता है घटाना। गुणन का मतलब होता है गुणा करना। विभाजन का मतलब होता है भाग देना। इसमें बताने की जरूरत है नहीं, आप लोग जान रहे हैं। तथा बीजीय व्यंजकों के पद, यानी कितने पदों से मिलकर बीजीय व्यंजक बने हैं, ठीक है, उनके गुणांक। गुणांक का मतलब होता है भाग जाना, प्यारे बच्चों। अभी जब सवाल में आएगा तो हम आपको अच्छे से वहाँ भी समझाएंगे। अभी के लिए आप इसको थोड़ा ओवरऑल रफली पढ़ लीजिए कि मतलब क्या है, किस लिए हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। सजातीय एवं विजातीय पद, एक पदीय, द्विपदीय तथा त्रिपदीय व्यंजक, बीजीय व्यंजकों के मान, बीजीय व्यंजकों का जोड़ घटाना और कोष्ठकों के प्रयोग के विषय में पढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि इस चैप्टर में हम लोग ये बीजीय व्यंजकों का योग, व्यवकलन, गुणन और विभाजन पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे पदों को पहचानना, उनके गुणांक पहचानना, फिर सजातीय विजातीय पद क्या होते हैं, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय व्यंजक क्या होते हैं, ये सब चीज़ हम लोग आज के इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अपने फिर से चलते हैं एक्सरसाइज 6A, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों के पदों को लिखिए, ठीक है। तो इसमें जो जो पद हैं उनको लिखना है। तो प्यारे बच्चों, एक बीजीय व्यंजक दिया है 5x² + 7xy - 1। इसमें देखना कि पद क्या है। देखिए 5x² एक पद है, कह रहा है। देखिए हम पढ़ चुके हैं कि इतने के मूल पद 5x², फिर 7xy, फिर -1 है। यानी इस पूरे व्यंजक के पद क्या क्या हैं, ये पद है, ये पद है और ये पद है, ठीक है। प्यारे बच्चों, माइनस का रहेगा तो माइनस लगा के लिखेंगे, ठीक है। लेकिन प्लस का रहेगा तो जरूरी नहीं है, क्योंकि प्लस चाहे लगाएं चाहे ना लगाएं बात वही रहता है, लेकिन माइनस लगाना जरूरी रहता है। इसको आप लोग पेड़ आरेख से भी समझ सकते हैं कि देखिए नीचे लिखा है 5p² - 4pq² + 7। तो इसको सभी पद को देखिए कैसे अलग किया। एक पद ये हो गया, आप क्योंकि प्लस का इसलिए इसको ऐसे कर दिए। ये माइनस का है इसलिए इसको यहाँ पर माइनस के साथ लिखें और ये +7, ठीक है। तो ऐसे ही इस वाले सवाल में जो हमको यहाँ दिया है ऐसे ढूंढना है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो चलिए कॉपी पे चलते हैं। तो ये व्यंजक किन पदों से बना है प्यारे बच्चों, दिया है 5x + 6। तो देखिए एक पद हो गया 5x और एक हो गया 6, ठीक है। ये किससे बना है, तो ये एक हो गया a², एक पद ये हो गया। अगला पद है -3ab, उसके बाद का पद है -4, ठीक है। इसमें देखिए एक पद है 4ax और एक पद है
6। अब 6 के अगर आगे माइनस होता तो माइनस लगाते, अब क्योंकि प्लस इसलिए प्लस लगाना जरूरी नहीं है, ठीक है। अगला है इसके क्या क्या पद हैं, तो एक पद है एक्स स्क्वायर, एक पद है -3x और एक पद है -7, ठीक है। इसमें क्या है, एक पद है 5a और एक पद है -b। इसमें क्या है, इसमें है केवल एक है। प्यारे बच्चों, सातवां क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें दिया है कि एक्स वाई जेड में एक्स वाई जेड का गुणांक है, ठीक है। यानी एक्स वाई जेड में क्या गुणा कर दें कि एक्स वाई जेड ही आए, यही इसका मतलब है। तो इसका मतलब अगर एक्स वाई जेड में एक से गुणा कर दें तो एक्स वाई जेड ही आएगा, ठीक है। तो इसमें आंसर भर देंगे एक। एक तो ये एक तरीका ये हो गया आपको समझने का। एक दूसरा तरीका भी इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड में क्या किए हैं कि एक आ जाए, तो एक्स वाई जेड से भाग दिए हैं, क्या दिए हैं, भाग दिए हैं, तो इसको भाग देंगे तो एक आएगा। गुणांक का मतलब ही होता है प्यारे बच्चों भाजक, क्या होता है, गुणांक का मतलब ही होता है भाजक। आप इसे ऐसे अगर ना समझ पा रहे हैं तो इसे देखिए, ये समझाने के लिए है, एकदम एग्जैक्ट आप लोग क्या है वो तो आपको यही कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि एक्स वाई जेड में एक्स वाई जेड का गुणांक क्या है, यानी क्या गुणा कर दें कि एक्स वाई जेड ही आए, तो एक गुणा कर देंगे तो एक्स वाई जेड ही आएगा, ठीक है। आठवां क्वेश्चन है -3y² में y का गुणांक है, यानी y का कितना गुणांक ये है, तो जाहिर सी बात है पता चल रहा है कि -3 है। अगर हम y² में -3 का गुणा कर दें तो -3y² आ जाएगा, ठीक है। चलिए कॉपी पे और अच्छे समझा रहे हैं। तो देखिए, कह रहा है कि -3y² में y का गुणांक है, यानी y² में क्या गुणा कर दें कि ये आ जाए, कहने का आशय यही है। तो जाहिर सी बात है अगर -3 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा -3y², क्या हो जाएगा, -3y²। लेकिन हमको पता कैसे चला कि हम -3 से ही गुणा करें, ये तो छोटा अंक था, देखने में पता चला तो हम बता दिए ऐसे करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, y² का इतने में भाग दे देंगे, ठीक है, और जो आएगा वही उसका गुणांक हो जाएगा। तो कैसे भाग देते हैं, ऐसे लिखेंगे -3y² और नीचे y²। अब y² से y² कट गया तो बचा क्या, -3। तो इसका मतलब -3 ही, सॉरी यहाँ पर केवल भरा जाएगा -3, ठीक है। ये तो पूरा मैं एक साथ लिख दिया, तो यानी -3 ही इसका गुणांक है, ठीक है। नवा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, -2/3 XY² में -2/3 का गुणांक है, ठीक है। यानी -2/3 में किससे गुणा कर दें कि ये पूरी चीज़ हो जाए। तो जब ये -2/3 है, भी -2/3 है, इसका मतलब XY² से गुणा कर दें तो यही चीज़ पूरी चली जाएगी और फिर यही जो आएगा चीज़ वही इसका गुणांक हो जाएगा, ठीक है। चलिए बता रहे हैं। तो प्यारे बच्चों -2/3 में किस से गुणा कर दें, किस से गुणा कर दें कि ये पूरा आ जाए, तो XY² से कर देंगे तो आ जाएगा -2/3 XY² आ जाएगा, ठीक है। तो भरा क्या जाएगा, यही तो भरा जाएगा XY²। इसको अभी देखने पे ये भी पता चल गया तो हम लगा लिए, लेकिन अगर मान लिया बड़ा अंक होता ना समझ में आता तो क्या करते, तो जब भी गुणांक निकालने कहे तो जिसमें से जो कहे तो उससे उसमें भाग दे दें, ठीक है। तो ऐसे करेंगे -2/3 XY² में -2/3 से भाग दे देंगे, -2/3 सॉरी से -2/3 कट गया तो बचा क्या, XY² बच गया। तो यही XY² ही -2/3 का क्या है, गुणांक है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन है निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य बताइए, ठीक है। चलिए कॉपी पे समझते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें पहला है कि 8x² में x² का गुणांक 8 है। तो अगर गुणांक दे दिया उसमें पूछा है तो इसका और इसका गुणा कर लेते हैं, अगर ये दोनों गुणा करने पे ये मिल गया तो इसका मतलब गुणांक है। तो चलिए करते हैं, x² गुणे 8, जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8x², ठीक है। तो इसका मतलब वो चीज़ आ गया, इसका मतलब गुणांक है। या मान लिया ऐसे ये 8 वही पिछले सवालों जैसा दिया होता कि इसका गुणांक क्या है, यानी इतने में ये कितना गुणांक है, तो 8 हो जाता, ठीक है। तो आई होप आप लोग ये बात समझ गए होंगे, ठीक है। गुणांक का मतलब कि इसमें कितनी बार गुणा किया जाए कि ये हमको मिल जाए। तो इसमें 8 बार गुणा करने पे ये मिल जा रहा है और वही कह भी रहा है कि क्या ये गुणांक है, यानी 8 इसका गुणांक है।
तो है, इसलिए ये कथन क्या है, ये कथन सत्य है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ लिख दे रहा हूँ, हाँ जगह नहीं है। ठीक है, ये कथन क्या है, सत्य है। अगला क्वेश्चन है 1/6 XYZ² में XYZ² का गुणांक 1 है, यानी इतने में इसका गुणा करने पे क्या ये मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये 1/6 है और ये केवल 1 है। अगर ये 1/6 कह देता है इसका गुणांक है तो गुणा करने पे तुरंत ये मिल जाता। तो ये कथन असत्य है। क्या है, असत्य है। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर भी आपके लिए बेस ही बना रहा है आगे पढ़ने के लिए। ठीक है, आगे की पढ़ाई करने के लिए। और आगे अगर आपको आगे मैथ पढ़ना है तो बीजगणित बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि आप लोग इसकी महत्ता समझ रहे होंगे कि कितना ज़रूरी है। ठीक है, मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी इसे समझने की कोशिश करिए। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आया है। नहीं आया है तो आप दोबारा देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। फिर भी कोई दिक्कत है, कमेंट्स में आप पूछिए, मैं ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, थैंक यू।